get it done. सो अपन लोग जो है स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का लेक्चर सीरीज कर रहे थे, तो टोटल इसमें जो है अभी तक 9 वीडियो लेक्चर ऑलरेडी चैनल पे पोस्ट हो चुका है। तो उसमें जो है हम बेसिक कॉन्सेप्ट एंड जो है बाकी टाइप्स ऑफ स्ट्रेसेस एंड ऑल दोज एक्सियल डिफॉर्मेशन, वो सारे कॉन्सेप्ट हमने कवर किए हैं। तो ये जो है 10th लेक्चर होगा, ठीक है। सो दिस विल बी द 10th लेक्चर। तो आज जो है अपन बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड इजी कॉन्सेप्ट कवर करने वाले हैं, दैट इज द थर्मल स्ट्रेस। थर्मल स्ट्रेस, तो यहाँ पे जो भी कॉन्सेप्ट अभी पढ़ेंगे वो थोड़ा सा रिलेटेड होगा पीछे वाले वीडियो से, ठीक है। थर्मल स्ट्रेस में जो कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे वो पीछे वाले वीडियो में एक्सियल डिफॉर्मेशन वगैरह में जो हम कॉन्सेप्ट यूज किया था वो कॉन्सेप्ट थोड़ा सा यूज होगा, ठीक है। तो आप यदि वो वीडियो नहीं देखे हैं तो पहले आप जो है पुराने वीडियो देख ले, पार्ट 8 9, ठीक है, उसके बाद इस पे आए। ओके, नाउ सो लेट्स बिगिन द टुडे सेशन। So let's see the quote of the day. The greatest loss is the loss of self confidence. Okay, तो अपना जो कभी भी सेल्फ कॉन्फिडेंस लूज नहीं करना है, हमेशा जो अपने को कॉन्फिडेंट रहना है, ठीक है। और हार्ड वर्क करना है एंड कॉन्फिडेंस रहना है। तो हार्ड वर्क करने से भी थोड़ा कॉन्फिडेंस आता है, ठीक है। बट कुछ ऐसा होता है हार्ड वर्क करने के बाद भी कॉन्फिडेंट नहीं आता किसी में, तो अपने आप को कॉन्फिडेंट रखना पड़ेगा, ठीक है। और वो जो है अपना बूस्ट करता है, अपने को हेल्प करता है पर फिर फर्दर पढ़ने में, या फिर कोई भी एग्जाम देने जाओगे तो आपको सपोज कॉन्फिडेंस लेवल हाई है तो कुछ क्वेश्चन ऐसा होगा जो ट्रिकी होगा, वो भी वहां पे आप सॉल्व कर सकते हो। तो कॉन्फिडेंस बहुत ही जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कोई भी काम करोगे आप, तो ठीक है। तो लेट्स बिगिन टुडेज सेशन ऑफ थर्मल स्ट्रेस, ठीक है। थर्मल स्ट्रेस स्टार्ट करते हैं आज का कॉन्सेप्ट। ओके, अच्छे से पढ़ते चलेंगे एक एक चीज। और आपको कुछ भी डाउट हो तो आप जो कमेंट बॉक्स में लिखिए, और कुछ भी आपको सजेशन हो, ठीक है, वो भी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर सीरीज थर्मल स्ट्रेस। ओके, सो व्हाट इज द थर्मल स्ट्रेस? थर्मल स्ट्रेस क्या होता है? तो एनी स्ट्रेस जनरेटेड ड्यू टू द चेंज इन द टेम्परेचर। तो देखेंगे क्या मतलब है। जब टेम्परेचर चेंज हो रहा है कोई भी बाहर का कोई भी मटेरियल का, तो उसमें स्ट्रेस जनरेट होने का प्रोबेबिलिटी होता है। द स्ट्रेस जनरेटेड ड्यू टू चेंज इन द टेम्परेचर, ठीक है। ड्यू टू चेंज इन द टेम्परेचर, चेंज होने से जो स्ट्रेस जनरेट होगा, दैट स्ट्रेस इज नोन एज थर्मल स्ट्रेस। थर्मल इज नथिंग बट रिलेटेड विद द टेम्परेचर स्ट्रेस, यू ऑलरेडी नो। रेजिस्टेंस टू डिफॉर्मेशन, ठीक है, रेजिस्टेंस टू डिफॉर्मेशन। ओके, फाइन। तो ये हो गया स्ट्रेस जनरेटेड ड्यू टू चेंज इन द टेम्परेचर। ओके, तो थर्मल स्ट्रेस जब पढ़ेंगे तो एक टर्म आएगा कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन। ये जो है मटेरियल का प्रॉपर्टी होता है, दिस इज द मटेरियल प्रॉपर्टी, ठीक है। हर एक मटेरियल का ये कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन डिफाइन होता है, ठीक है। मटेरियल के लिए कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन डिफाइन होता है। तो जैसे स्टील के लिए कितना होता है, 12 इंटू 10⁻⁻6 पर डिग्री सेल्सियस। कॉपर 16 इंटू 10⁻⁻6 पर डिग्री सेल्सियस। ब्रास 17 इंटू 10⁻⁻6 पर डिग्री सेल्सियस। गन मेटल 19 इंटू 10⁻⁻6 पर डिग्री सेल्सियस। एंड एल्यूमिनियम 23 इंटू 10⁻⁻6 पर डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो स्टील का यहाँ पे देख सकते हैं, स्टील का कितना है, 12 इंटू 10⁻⁻6 पर डिग्री सेल्सियस। अब जो आरसीसी होता है, यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा भी देखते हैं। जो आरसीसी है, आरसीसी अपना, ठीक है, आरसीसी में स्टील का यूज किया जाता है एज ए रेनफोर्समेंट। तो स्टील का ही यूज क्यों करते हैं, कॉपर का यूज क्यों नहीं करते, ब्रास का यूज क्यों नहीं करते, गन मेटल का या एल्यूमिनियम का यूज क्यों नहीं करते हैं? तो स्टील का यूज इसलिए करते हैं, स्टील का यूज इसलिए करते हैं आरसीसी में, जिससे कि जो कंक्रीट का कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन होता है कंक्रीट का और स्टील का, वो दोनों सेम होता है, ऑलमोस्ट सेम होता है, ठीक है। जितना टेम्परेचर चेंज होने से कंक्रीट में चेंज आएगा उतना ही स्टील में आता है। तो इसलिए जो हम स्टील का यूज करते हैं, बिकॉज द कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन इज ऑलमोस्ट सेम फॉर द कंक्रीट एज वेल एज स्टील। ये दोनों सेम होगा तभी आप जो है उसको यूज कर सकते हो एक साथ। अदरवाइज टेम्परेचर चेंज होगा तो एक मटेरियल ज्यादा इलोंगेट होने का ट्राई करेगा, दूसरा कम होने का ट्राई करेगा, तो वहां पे बॉन्ड ब्रेक होने का चांसेस होता है, ठीक है। तो इसलिए जो है कंक्रीट में हम स्टील जो है एज ए मटेरियल यूज करते हैं एज ए रेनफोर्समेंट, ओके, बिकॉज द कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन सेम होता है, कंक्रीट के बराबर होता है स्टील का, ओके। तो चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं थर्मल स्ट्रेस के बारे में हम पढ़ते हैं अभी। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक हमने बार ले लिया,
ठीक है, और ये इसका लेंथ जो है एल नोट है। ये कोई भी मटेरियल का, मेटल का बना हुआ हो सकता है, कॉपर, स्टील, ब्रास, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, और इसका लेंथ जो है एल नोट है। ये टीएस जो यहाँ पे देख सकते हैं, ये स्टैंडर्ड टेम्परेचर, इस टेम्परेचर के लिए ये मैन्युफैक्चर किया गया है। ठीक है, इतना टेम्परेचर होगा तो इसका लेंथ जो है एल नोट है, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। ठीक है, इस टेम्परेचर से यदि ज्यादा टेम्परेचर हो जाएगा, इफ द टेम्परेचर इज हायर देन, इफ द टेम्परेचर इज हायर देन स्टैंडर्ड टेम्परेचर, तो क्या होगा, इलोंगेशन होगा। स्टैंडर्ड टेम्परेचर से ज्यादा हो गया तो इलोंगेशन होगा। मटेरियल का टेम्परेचर स्टैंडर्ड टेम्परेचर से ज्यादा होगा तो इलोंगेशन होगा। इफ द टेम्परेचर इज लेसर देन स्टैंडर्ड टेम्परेचर, तो कंप्रेशन होगा, कॉन्ट्रैक्शन होगा बॉडी में। ठीक है, समझ पा रही चीजों को। तो जो स्टैंडर्ड टेम्परेचर के लिए मैन्युफैक्चर किया गया, उससे ज्यादा टेम्परेचर हो गया तो इलोंगेट होने का ट्राई करेगा। दैट मीन्स लेट अस सी ओके, तो इसमें होता क्या है, सपोज डेल्टा टी डिग्री चेंज इन द टेम्परेचर इतना राइज हुआ, डेल्टा टी डिग्री राइज हुआ है, चेंज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर राइज हुआ है। ठीक है, डेल्टा टी डिग्री मतलब टीएस से एक्स्ट्रा हुआ डेल्टा टी। तो होता क्या है, जो इसका मॉलिक्यूलर लेवल है, मॉलिक्यूल्स सब है इस मटेरियल का। ठीक है, तो मॉलिक्यूल्स के बीच में बॉन्ड होता है, और ये मॉलिक्यूल्स जो है टेम्परेचर चेंज होने के कारण क्या होगा, ये इलोंगेट होने का ट्राई करेगा, मॉलिक्यूल्स मूव करने का ट्राई करेगा आगे की ओर। ठीक है, ये जो है मूव करने का ट्राई करेगा। समझ पा रहे चीजों को, क्योंकि टेम्परेचर चेंज हुआ तो उसका बॉन्ड इलोंगेट होगा, टेम्परेचर के कारण बॉन्ड लेंथ इलोंगेट होने का ट्राई करेगा। ठीक है, तो ये इसका टेंडेंसी क्या होगा, जितने भी मॉलिक्यूल्स है उसका टेंडेंसी होगा वो इलोंगेट हो, मूव करे, उसका बॉन्ड लेंथ जो है वो इंक्रीज हो जाए। ठीक है, टेम्परेचर चेंज हुआ है तो बॉन्ड लेंथ जो है, दो मॉलिक्यूल्स के बीच का जो बॉन्ड है, दो मॉलिक्यूल्स के बीच का जो बॉन्ड है, ये बॉन्ड लेंथ जो है, बॉन्ड लेंथ वो इंक्रीज होता है। बॉन्ड लेंथ इंक्रीज होगा राइज इन टेम्परेचर होने के कारण, टेम्परेचर जब राइज होगा तो। ठीक है, तो वो जब बॉन्ड लेंथ इंक्रीज होगा, डेट मीन्स जो मटेरियल है वो आगे की ओर मूव होने का ट्राई करेगा, सारे मटेरियल्स। ठीक है, अब जो ये बार है, ये फ्रीली रखा हुआ, ऐसे ही रखा हुआ ग्राउंड पे, ऐसे ग्राउंड पे रखा हुआ, नीचे फ्रिक्शन भी नहीं है। तो होगा क्या, डेल्टा टी डिग्री टेम्परेचर चेंज हुआ है, डेल्टा टी डिग्री टेम्परेचर राइज हुआ है। ठीक है, तो इसका जो है लेंथ में चेंजेज आएगा, जो एल नोट लेंथ है ये इलोंगेट होके, कुछ पोर्शन इधर इलोंगेट हुआ डेल्टा एल बाई टू, एंड कुछ पोर्शन इधर इलोंगेट हुआ। ठीक है, तो आप इमेजिन कर सकते हैं हाफ ऑफ द मटेरियल जो है वो इधर जाएगा, क्योंकि इधर जाना उसके लिए इजी होगा, और हाफ ऑफ द मटेरियल इधर जाएगा क्योंकि इधर जाना उसके लिए इजी होगा। ठीक है, तो टोटल इलोंगेशन जो है डेल्टा एल, टोटल इलोंगेशन ड्यू टू टेम्परेचर, टोटल इलोंगेशन यहाँ पे बोल सकते हैं कितना होगा। तो उसके लिए जो फॉर्मूला होता है वो होता है एल नोट, जो इनिशियल लेंथ है एल नोट अल्फा इंटू डेल्टा टी। ठीक है, दिस इज द फॉर्मूला फॉर द चेंज इन लेंथ ड्यू टू द टेम्परेचर। सो एल नोट अल्फा इंटू डेल्टा टी, अल्फा क्या, कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन, जो भी मटेरियल है उसका कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन कितना है। एल नोट क्या है, ओरिजिनल लेंथ, इनिशियल लेंथ। डेल्टा टी क्या है, आपका चेंज इन द टेम्परेचर, कितना टेम्परेचर में चेंज हुआ है। ठीक है, तो इतना जो है इसका लेंथ में चेंजेज आएगा, दैट मीन्स इतना जो है हाफ इधर गया हाफ इधर गया, दैट इज द चेंज इन द लेंथ ऑफ द मटेरियल। ओके, नाउ अब बात बनता है जो यहाँ पे स्ट्रेन कितना डेवलप हुआ है। तो स्ट्रेन क्या होता है, चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ। ठीक है, तो चेंज इन लेंथ कितना हुआ, एल नोट अल्फा डेल्टा टी डिवाइडेड बाय एल नोट, तो क्या हो गया, अल्फा इंटू डेल्टा टी। दिस इज द स्ट्रेन, दिस इज द थर्मल स्ट्रेन, इतना डेवलप हुआ उसमें, थर्मल स्ट्रेन। ओके, नाउ अब यहाँ पे जो स्ट्रेस देखेंगे हम, स्ट्रेस कितना होगा। स्ट्रेस अपने को पता है, स्ट्रेस क्या होता है, रेजिस्टिंग फोर्स पर यूनिट एरिया होता है स्ट्रेस, रेजिस्टिंग फोर्स पर यूनिट एरिया, ये होता है स्ट्रेस। अब यहाँ पे जो मॉलिक्यूल्स है उसमें टेम्परेचर राइज हुआ है, टेम्परेचर इंक्रीज हुआ, तो उसका टेंडेंसी था आगे की ओर मूव होने का, उसका टेंडेंसी था आगे की ओर मूव होने का, और वो हो रहा है। इधर भी गया हाफ ऑफ द मॉलिक्यूल और हाफ ऑफ द मॉलिक्यूल इधर गया,
मतलब जो टेंडेंसी था आगे की ओर मूव होने का, वो मूवमेंट यहाँ पे अलाउ है, वो मूवमेंट पॉसिबल है, ठीक है। दैट मीन्स उस मूवमेंट को कोई रजिस्ट नहीं कर रहा है, मतलब कोई रेजिस्टेंस नहीं है यहाँ पे, ठीक है। तो कोई रेजिस्टेंस नहीं है, दैट मीन्स रेजिस्टिव फोर्स नहीं है कोई भी, जो उसका टेंडेंसी है उतना वो मूव हो रहा है। तो इसलिए यहाँ पे स्ट्रेस कितना डेवलप होगा? जीरो। कोई स्ट्रेस डेवलप नहीं होगा, क्योंकि जितना इसका टेंडेंसी है वो पूरा का पूरा मूव हो रहा है, ठीक है। रेजिस्टिव फोर्स बिल्कुल डेवलप नहीं हो रहा है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे स्ट्रेस कितना डेवलप होगा? जीरो स्ट्रेस डेवलप होगा। इसको एक अलग टर्म में भी हम बोलते हैं, स्ट्रेस, थर्मल स्ट्रेस इक्वल टू थर्मल स्ट्रेस इक्वल टू स्ट्रेन रेजिस्टेड इनटू यंग्स मॉडुलस, ठीक है। स्ट्रेन रेजिस्टेड का मतलब क्या है? व्हाट्स द मीनिंग ऑफ स्ट्रेन रेजिस्टेड? स्ट्रेन रेजिस्टेड का मतलब है कितना स्ट्रेन जो है रेजिस्ट हो गया, नहीं हो पाया, ठीक है। मतलब व्हाट्स द मीनिंग ऑफ दिस टर्म? तो इतना उसका स्ट्रेन होने का प्रोबेबिलिटी है, दिस इज द वैल्यू ऑफ स्ट्रेन जो होने का प्रोबेबिलिटी है, दिस इज द स्ट्रेन, ठीक है। इतना स्ट्रेन होने का प्रोबेबिलिटी है, स्ट्रेन प्रोबेबिलिटी, फाइन। समझ पा रहे चीजों को? बट जितना इसका स्ट्रेन होने का प्रोबेबिलिटी है उतना स्ट्रेन हो रहा है इसमें, ये इलोंगेट हो रहा है, ठीक है। तो स्ट्रेन रेजिस्ट कितना हुआ? स्ट्रेन एलॉ कितना है, ये वैल्यू। स्ट्रेन रेजिस्ट कितना हो रहा है यहाँ पे? स्ट्रेन रेजिस्ट कितना हो रहा है? बिल्कुल नहीं, जीरो। स्ट्रेन रेजिस्टेड इक्वल टू जीरो, कोई भी स्ट्रेन रेजिस्ट नहीं हो रहा है। जितना ये स्ट्रेन होने का ट्राई करा, जितना ये चेंज इन लेंथ होने का ट्राई करा, उतना ये हो रहा है। तो स्ट्रेन रेजिस्टेड इक्वल टू जीरो, तो स्ट्रेन रेजिस्टेड इन दिस केस इक्वल टू जीरो मल्टीप्लाई बाय यंग्स मॉडुलस, सो स्ट्रेस इज जीरो। तो हमेशा याद रखना, थर्मल स्ट्रेस जब भी पढ़ते हैं तो थर्मल स्ट्रेस जो होता है स्ट्रेन रेजिस्टेड मल्टीप्लाई बाय यंग्स मॉडुलस होता है, ठीक है। कितना स्ट्रेन रेजिस्ट हुआ है, ओके। तो यहाँ पे कोई भी स्ट्रेन रेजिस्ट नहीं हुआ, जितना स्ट्रेन था वो पूरा का पूरा हो रहा है, दैट्स व्हाई द थर्मल स्ट्रेस इज जीरो, ओके। बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया यहाँ तक? चलिए नेक्स्ट चलते हैं इसी में। ओके, तो यहाँ पे देख सकते हैं जो हम अभी पढ़े हैं, तो हमने ये बार था, इसको डेल्टा एल नोट लेंथ था, तो डेल्टा टी चेंज इन टेम्परेचर था, इतना चेंज इन टेम्परेचर हुआ, तो ये सपोज इलोंगेट हो गया, मटेरियल के बीच का बॉन्ड का लेंथ इंक्रीज हो गया, ठीक है। तो मटेरियल के बीच के बॉन्ड का लेंथ जब इंक्रीज हो गया तो ये इधर जो है डेल्टा L/2 मूव किया, और इधर जो है ये डेल्टा L/2 मूव किया, फाइन। तो टोटल जो है डेल्टा एल मूव किया, तो डेल्टा एल कितना मूव करेगा? तो वो जो है ये फॉर्मूला होता है एल नोट अल्फा इंटू डेल्टा टी, ठीक है। दिस इज द चेंज इन द लेंथ ड्यू टू द टेम्परेचर, एल अल्फा डेल्टा टी, ओके। तो स्ट्रेन कितना हुआ? चेंज इन लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ, तो एल नोट अल्फा डेल्टा टी बाय एल नोट इक्वल टू एल अल्फा इंटू डेल्टा टी, दिस इज द स्ट्रेन। तो स्ट्रेन इतना इसमें डेवलप हो रहा है। तो यहाँ पे क्या है, जितना ये इलोंगेट होने का ट्राई कर रहा है, इतना ये इलोंगेट होने का ट्राई कर रहा है डेल्टा एल, ठीक है, और वो पूरा का पूरा इलोंगेशन हो रहा है, ठीक है। तो दैट मीन्स इतना ये स्ट्रेन होने का ट्राई कर रहा है और इतना ही स्ट्रेन हो रहा है, दैट मीन्स स्ट्रेन एलॉ कितना है? तो जितना ये होने का ट्राई कर रहा है वो पूरा का पूरा स्ट्रेन यहाँ पे डेवलप हो रहा है, ठीक है। इधर भी इलोंगेट हो रहा है, इधर भी इलोंगेट हो रहा है, तो इतना स्ट्रेन हो रहा है, ठीक है। तो स्ट्रेन रेजिस्ट कितना हुआ? तो कोई भी स्ट्रेन रेजिस्ट नहीं हुआ है, ठीक है। जितना ये डेवलप होने का प्रोबेबिलिटी था स्ट्रेन, उतना ही लॉ है, तो कोई स्ट्रेन रेजिस्ट नहीं हुआ है। तो थर्मल स्ट्रेस क्या होता है? थर्मल स्ट्रेस दैट इज नथिंग बट स्ट्रेन रेजिस्टेड मल्टीप्लाई बाय द यंग्स मॉडुलस। तो स्ट्रेन रेजिस्टेड जीरो है और मल्टीप्लाई बाय द यंग्स मॉडुलस, तो थर्मल स्ट्रेस कितना हुआ? जीरो, ठीक है। दैट मीन्स इन दिस केस नो थर्मल स्ट्रेस विल जनरेट, ओनली द स्ट्रेन विल जनरेट, ठीक है। नो थर्मल स्ट्रेस will generate, only the strain will generate, ठीक है। तो जब हम बार को ऐसे फ्रीली रख देंगे कोई भी थर्मल स्ट्रेस जनरेट नहीं होगा। चलिए अब दूसरा केस लेते हैं। अब इस केस में क्या क्या, इस बार को मैंने एक साइड से फिक्स कर दिया, दूसरे साइड से ये फ्री टू मूव है, इधर ये मूव कर सकता है। तो यहाँ पे क्या होगा, अब जो ये सारे मॉलिक्यूल्स है, यहाँ पे ये सारे मॉलिक्यूल्स, पहले क्या था, ये मॉलिक्यूल्स जो हाफ ऑफ द मॉलिक्यूल्स इधर मूव किया था, हाफ ऑफ द मॉलिक्यूल्स इधर मूव किया था, क्योंकि ये इधर जाना इसके लिए ज्यादा आसान था और इसके लिए इधर जाना। अब क्या करेगा, ये डेल्टा टी डिग्री टेम्परेचर राइज हुआ तो ये सारे के सारे मॉलिक्यूल इसी डायरेक्शन में मूव करेगा, जितने भी मॉलिक्यूल्स है सब के सब इसी डायरेक्शन में अब मूव कर जाएगा।
ठीक है, पूरा का पूरा मॉलिक्यूल इस डायरेक्शन में मूव करेगा डेल्टा एल, ठीक है, एल नोट अल्फा डेल्टा टी, सब मॉलिक्यूल्स इसी डायरेक्शन में मूव किया। पहले क्या था, हाफ ऑफ इधर गया हाफ इधर गया, डेल्टा एल बाई टू डेल्टा एल बाई टू। अभी क्या हुआ, सारा मॉलिक्यूल्स इस डायरेक्शन में मूव किया। ठीक है, समझ पा रहे चीजों को। तो चेंज इन द लेंथ कितना होने का प्रोबेबिलिटी है, डेल्टा एल, दैट मीन्स एल नोट अल्फा डेल्टा टी। और कितना हो रहा है, तो जितना इसका चेंज होने का टेंडेंसी है वो पूरा का पूरा यहाँ पे भी हो रहा है। ठीक है, ये इस डायरेक्शन में पूरा इलोंगेट होगा। तो स्ट्रेन कितना डेवलप होने का टेंडेंसी है, स्ट्रेन का टेंडेंसी कितना है, अल्फा इंटू डेल्टा टी। और स्ट्रेन एलॉग कितना है, स्ट्रेन एलॉड कितना है, कितना स्ट्रेन हो रहा है वहां पे, तो पूरा का पूरा स्ट्रेन डेवलप हो रहा है। तो स्ट्रेन रेजिस्टेड कितना हुआ, स्ट्रेन रेजिस्टेड, तो कोई भी स्ट्रेन रेजिस्ट नहीं हुआ इस केस में भी, जीरो। तो थर्मल स्ट्रेस कितना डेवलप होगा, थर्मल स्ट्रेस तो स्ट्रेन रेजिस्टेड जीरो इंटू यंग्स मॉडुलस, तो थर्मल स्ट्रेस इक्वल टू जीरो। ठीक है, दैट मीन्स इन दिस केस ऑल्सो no thermal stress will develop, no thermal stress, only thermal strain, only thermal strain। ठीक है, यहां तक क्लियर है। तो यहाँ पे दोनों साइड में फ्री था तब भी कोई थर्मल स्ट्रेस डेवलप नहीं हुआ था, जब एक साइड में फिक्स कर दिया दूसरे साइड में फ्री किया तब भी कोई थर्मल स्ट्रेस जनरेट नहीं होगा। ठीक है, ओनली जो है थर्मल स्ट्रेन जनरेट होगा और उसका जो वैल्यू है वो ये वैल्यू है थर्मल स्ट्रेन का, अल्फा इंटू डेल्टा टी। फाइन, क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं यहाँ तक। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ओके, तो यहाँ पे आप देखिए, तो ये जो बार लिया मैंने और यहाँ पे क्या किया मैंने, दोनों साइड से फिक्स कर दिया, दोनों साइड से फिक्स है यहाँ पे। और डेल्टा टी डिग्री टेम्परेचर राइज हुआ है, टेम्परेचर रेज्ड हुआ है। ठीक है, डेल्टा टी डिग्री सेल्सियस। ओके, तो डेल्टा टी डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर जो है चेंज हुआ है। फाइन, नाउ यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो इसका चेंज इन लेंथ होने का क्या प्रोबेबिलिटी है, चेंज इन लेंथ डेल्टा एल इक्वल टू एल नोट अल्फा इंटू डेल्टा टी, ये तो पता ही है, इतना उसका टेंडेंसी है, दिस इज द टेंडेंसी। टेंडेंसी कितना है, इतना है टेंडेंसी डेवलप होने का। फाइन, तो अल्फा नोट एल नोट अल्फा इंटू डेल्टा टी। तो स्ट्रेन कितना डेवलप होने का टेंडेंसी है, स्ट्रेन कितना डेवलप होने का टेंडेंसी है, तो अल्फा इंटू डेल्टा टी टेंडेंसी है, इतना डेवलप होने का टेंडेंसी है स्ट्रेन। बट क्या ये इतना इलोंगेट हो पाएगा ये, क्योंकि ये दोनों साइड से फिक्स किया हुआ है, तो जो इसका टेंडेंसी है ये इलोंगेट नहीं हो पाएगा, इधर भी फिक्स किया हुआ इधर भी फिक्स किया हुआ, दैट मीन्स ये जो स्ट्रेन है जो टेंडेंसी है वो नहीं हो पाएगा क्योंकि दोनों साइड से फिक्स किया हुआ है। दैट मीन्स स्ट्रेन एलॉड इक्वल टू जीरो। और स्ट्रेन रेजिस्टेड कितना रेजिस्ट हुआ, जितना का जितना उसका टेंडेंसी है वो पूरा का पूरा यहाँ पे रेजिस्ट हो गया है। तो स्ट्रेन रेजिस्टेड इज हाउ मच, अल्फा इंटू डेल्टा टी। ठीक है, स्ट्रेन रेजिस्टेड इज हाउ मच, अल्फा इंटू डेल्टा टी। समझ पा रहे चीजों को। तो स्ट्रेस कितना डेवलप होगा, स्ट्रेस इक्वल टू स्ट्रेन रेजिस्टेड मल्टीप्लाई बाय द यंग्स मॉडुलस। ठीक है, तो स्ट्रेन रेजिस्टेड कितना हुआ, अल्फा इंटू डेल्टा टी मल्टीप्लाई बाय द यंग्स मॉडुलस। ठीक है, तो क्या हो गया, अल्फा डेल्टा टी इंटू ई, दिस इज द थर्मल स्ट्रेस, दिस इज द थर्मल स्ट्रेस इन दिस केस। ठीक है, इतना थर्मल स्ट्रेस डेवलप हो रहा है। तो इन दिस केस थर्मल स्ट्रेस विल डेवलप, थर्मल स्ट्रेस विल डेवलप। समझ पा रहे चीजों को। तो जब हम दोनों साइड से फिक्स किया तो स्ट्रेन रेजिस्ट जितना इसका होने का टेंडेंसी था वो पूरा पूरा रेजिस्ट हो गया। तो स्ट्रेस कितना डेवलप होगा, स्ट्रेन रेजिस्टेड मल्टीप्लाई बाय ई, अल्फा इंटू डेल्टा टी इंटू ई। ठीक है, अल्फा इंटू डेल्टा टी इंटू ई, तो थर्मल स्ट्रेस कितना हो गया, एल अल्फा इंटू डेल्टा टी इंटू ई। ठीक है, क्लियर है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए अब डिटेल में चलते हैं इस पे थोड़ा और। ओके फ्रेंड, हियर यू कैन सी दिस बार इज फिक्स्ड एट बोथ एंड। तो यहाँ पे इसको दोनों एंड से फिक्स कर दिया और डेल्टा टी डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर राइज किया। तो टोटल चेंज इन द लेंथ कितना होने का टेंडेंसी है, एल नोट अल्फा डेल्टा टी। ठीक है, दिस इज द टेंडेंसी टू इलोंगेट। बट यहाँ पे क्या है, दोनों साइड से फिक्स है,
दोनों साइड से जब फिक्स है तो ये इलोंगेट नहीं हो पाएगा, क्योंकि अब ये दोनों साइड से फिक्स किया हुआ, इसका टेंडेंसी है डेल्टा एल, दैट मीन्स एल नोट अल्फा डेल्टा टी इलोंगेट होने का टेंडेंसी है इसका, ठीक है। तो टेंडेंसी है, बट ये हो नहीं पाएगा क्योंकि दोनों साइड से फिक्स किया हुआ है। तो इसको आप दूसरे एंगल से सोचते हैं, जब दोनों साइड से फिक्स किया हुआ है तो इसका मतलब क्या है यहाँ पे, तो हम ऐसा इमेजिन कर सकते हैं, जो दोनों साइड से फिक्स किया हुआ है ये इसके ऊपर एक फोर्स लगा रहा होगा। लेट अस एज्यूम, जब ये दोनों साइड से फिक्स किया हुआ है तो इसके ऊपर रिएक्शन लगा रहा होगा। कितना रिएक्शन, लेट अस से आर रिएक्शन दोनों साइड से लगा रहा होगा, ठीक, इतना रिएक्शन लग रहा होगा। और क्योंकि दोनों साइड से फिक्स किया हुआ, ठीक है, तो बिकॉज ऑफ दिस आर रिएक्शन और इसका लेंथ आर एल नोट है, तो इसमें कितना कंप्रेशन होगा, कंप्रेशन कितना होगा, आर एल बाय ए, इतना कंप्रेशन होगा, ठीक है। तो दिस इज द कंप्रेशन बिकॉज ऑफ दीज रिएक्शंस, ओके। तो ये जो कंप्रेशन हो रहा है एंड इतना ये इलोंगेट होने का ट्राई कर रहा है, L naught alpha delta t, this is the tendency to elongate, okay. So this is the tendency to elongate and this is the compression created by these reactions. So what is happening here in the original bar, here there is no any elongation as well as compression, that means this compression, ये जो दोनों रिएक्शन मिलकर कंप्रेस कर रहा है उतना ही कंप्रेस करेगा जितना ये टेम्परेचर के कारण इलोंगेट होने का ट्राई कर रहा है। Understood this point? That means the amount of compression created by these reactions is nothing but will be equal to the amount of elongation because of the temperature. तो टेम्परेचर के कारण जितना इलोंगेशन होने का टेंडेंसी है उतना ही ये कंप्रेस कर देता होगा, ठीक है। टेम्परेचर के कारण जितना इलोंगेट होने का टेंडेंसी है उतना ही ये दोनों रिएक्शन मिलकर कंप्रेस कर देता होगा। तो नेट क्या होगा, नेट यहाँ पे कोई भी नहीं तो इलोंगेट होगा नहीं कंप्रेस होगा, ठीक है। दैट मीन्स तो आर का वैल्यू, आर बाय ए का वैल्यू कितना आएगा, आर बाय ए का वैल्यू यहाँ से देख सकते हो अल्फा डेल्टा टी इंटू ई, दिस इज द वैल्यू ऑफ आर बाय ए। नाउ व्हाट्स द मीनिंग ऑफ आर बाय ए, आर बाय ए का मतलब क्या है, ये जो रिएक्शंस था ये रिएक्शंस डिवाइडेड बाय द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ठीक है। रिएक्शंस डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ये जो फोर्स लग रहा है डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, दैट इज नथिंग बट द स्ट्रेस, ठीक है। और दिस स्ट्रेस इज बिकॉज ऑफ द थर्मल टेम्परेचर। तो थर्मल स्ट्रेस कितना होगा, अल्फा डेल्टा टी इंटू ई। तो ये दूसरे तरह से भी समझ लिया हमने, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं यहाँ तक। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस तरह से समझना आपको बहुत ही हेल्प करेगा आगे जब क्वेश्चन सॉल्व करोगे, तो ये बहुत ही ज्यादा हेल्प करेगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे आप इमेजिन कर सकते हो जब ये दोनों साइड से फिक्स था तो ये बार में जो डेल्टा टी टेम्परेचर चेंज हुआ तो इतना इलोंगेट होने का टेंडेंसी था उसका, एल नोट अल्फा डेल्टा टी, इतना ये इलोंगेट होने का ट्राई किया, एल नोट अल्फा डेल्टा टी, ठीक है, दोनों साइड से मिलके, मतलब डेल्टा एल बाई टू एंड डेल्टा एल बाई टू, द समेशन इज एल नोट अल्फा डेल्टा टी, इतना इलोंगेट होने का ट्राई किया, बट इसके ऊपर क्या हुआ, आर आया। तो आर जब आया दोनों रिएक्शन जनरेट हुआ बिकॉज ऑफ द फिक्सिटी, ये इसको कंप्रेस किया, ठीक है। और ये कंप्रेस कितना किया, जितना ये इलोंगेट होने का टेंडेंसी था। तो हुआ क्या, फाइनली ये अपने लोकेशन पे ही रह गया, नहीं तो इलोंगेट होगा नहीं कंप्रेस हुआ, ठीक है। तो यहाँ से अपने को आर का वैल्यू पता चल गया, या फिर बोल सकते हैं आर बाय ए का वैल्यू पता चल गया, कितना रिएक्शन डिवाइडेड बाय एरिया कितना डेवलप हो रहा है, तो रिएक्शन कितना डेवलप हो रहा है वो अपने को पता चल जाता है यहाँ से। तो रिएक्शन डिवाइडेड बाय द एरिया, दिस रिएक्शन डिवाइडेड बाय द एरिया ऑन विच दिस रिएक्शन इज एक्टिंग, दैट इज नथिंग बट द थर्मल स्ट्रेस, ठीक है। तो थर्मल स्ट्रेस इक्वल टू अल्फा डेल्टा टी इंटू ई, ओके, दिस कॉन्सेप्ट इज क्लियर। नाउ यहाँ पे अब कुछ पॉइंट्स है वो देखना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो थर्मल स्ट्रेस है, थर्मल स्ट्रेस जो अपन को मिल रहा है, थर्मल स्ट्रेस दैट इज अल्फा डेल्टा टी इंटू ई, दिस थर्मल स्ट्रेस इज इंडिपेंडेंट ऑफ द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। यहाँ पे आपको एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन नहीं दिख रहा है, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ठीक है। अब यहाँ पे जब बात करें ये इंडिपेंडेंट ऑफ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ये जो स्टेटमेंट है, दिस स्टेटमेंट इज वैलिड
दिस इज वैलिड, दिस स्टेटमेंट इज वैलिड फॉर व्हेन, यहाँ पे प्रिज्मेटिक बार का हमने एग्जांपल लिया, दिस इज द एग्जांपल ऑफ प्रिज्मेटिक बार। यहाँ पे क्या है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो बार का वो चेंज नहीं हो रहा है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज कांस्टेंट, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज कांस्टेंट हियर, ठीक है। सो इन केस ऑफ कांस्टेंट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन और प्रिज्मेटिक बार, इन केस ऑफ प्रिज्मेटिक बार थर्मल स्ट्रेस इज इंडिपेंडेंट ऑफ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ओके, so this statement is valid for prismatic bar. Okay, that means we can say in prismatic bar thermal stress is independent of area of cross section, thermal stress is independent of area of cross section, independent of area of cross section. Okay, this concept is clear now. तो नॉन प्रिज्मेटिक बार होता तब क्या होता, तो उसके बारे में देखते हैं। इन केस ऑफ नॉन प्रिज्मेटिक बार व्हाट विल बी द थर्मल स्ट्रेस। ओके, सो लेट्स सी द concept of non prismatic bar. Okay, now we will see that here this is a non prismatic bar. What's the meaning of non prismatic bar? That means a bar whose area of cross section is not constant. तो यहाँ पे देख सकते हैं नॉन प्रिज्मेटिक बार मतलब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज वेरिंग, ठीक है। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या हो रहा है, वेरी हो रहा है। तो ये अपन जो है सर्कुलर टैपर्ड बार में भी पढ़े थे, ठीक है। एक्सियल लोडिंग जब लग रहा तो वही सर्कुलर टैपर्ड बार है यहाँ पे, ठीक है। दिस इज सर्कुलर टैपर्ड बार, सर्कुलर टैपर्ड बार, टैपर्ड बार, ठीक है। तो सर्कुलर टैपर्ड बार ले लिया, ठीक है। दिस इज नॉन प्रिज्मेटिक बार। यहाँ पे डाया D1 है, यहाँ पे डाया D2 है आपका, ठीक है। तो डेल्टा T जो है राइज हुआ टेम्परेचर में, टेम्परेचर में कितना चेंज हुआ, डेल्टा T टेम्परेचर चेंज हुआ। तो इसका इलोंगेट होने का टेंडेंसी कितना है, कितना ये इलोंगेट होने का ट्राई करेगा, तो वो होगा L0 अल्फा डेल्टा T, ठीक है। थर्मल स्ट्रेस का फॉर्मूला यही है, L अल्फा डेल्टा T। तो इतना जो है ये इलोंगेट होने का ट्राई कर रहा है, कितना, L0 अल्फा डेल्टा T। ओके, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। This is the tendency of this bar to get elongate because of the temperature change. Okay, but यहाँ पे क्या प्रॉब्लम क्या है, ये दोनों साइड से फिक्स किया हुआ है। दोनों साइड से जब फिक्स किया हुआ है दैट मीन्स ये दोनों साइड से फोर्स लगा रहा होगा इसको। ये दिस टैपर्ड बार इज ट्राइंग टू मूव, ट्राइंग टू इलोंगेट। ये जो टैपर्ड बार है ये ट्राई कर रहा है इलोंगेट होने का, ठीक है। ये ट्राई कर रहा है इलोंगेट होने का, बट बिकॉज ऑफ दिस फिक्सिटी, ये जो फिक्स किया हुआ ये इसके ऊपर जो है फोर्स लगा रहा होगा, ठीक है, और इसको फिर से अपने पोजीशन पे ले आता होगा। तो ये सपोज एज्यूम कर लेते हैं वो कितना फोर्स लगा रहा है। लेट अस एज्यूम दैट दिस फोर्स इज आर फोर्स लगा रहा है और इसको जाके ओरिजिनल पोजीशन पे ले आ रहा है। ओके, तो लेट अस एज्यूम, ये क्लियर होना चाहिए जो दोनों फोर्स सेम होगा तभी जाके ये इक्विलिब्रियम में होगा। ये जो दोनों साइड से फोर्स लगाएगा वो फोर्स का वैल्यू सेम होगा, दैट मींस देन ओनली दिस bar will be in equilibrium, summation of fx equal to 0. To make the summation of fx 0, these two reactions will be equal. Okay, जो दोनों reactions होगा RA and RB, let's say RA and RB, दोनों reaction जो है equal होगा, RA equal to RB, दोनों equal होगा to make the body in equilibrium. Okay, clear है यहाँ तक। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आप देखिए जो ये दोनों रिएक्शन तो अपने को पता चल गया दोनों सेम है। ओके, अब ये इलोंगेट कितना होने का टेंडेंसी था, इतना। अब इलोंगेट इतना होने का टेंडेंसी था, बट ये दोनों रिएक्शन आया और इस इलोंगेशन को नलीफाई कर दिया, ठीक है। तो अब आ जाते हैं हम जो पीछे कॉन्सेप्ट पढ़े थे, तो हमने ये कॉन्सेप्ट पढ़ा था टैपर्ड बार में, सर्कुलर टैपर्ड बार में, जब P फोर्स लगाया था हमने और डाया D1 D2 था, तो ये टोटल इलोंगेट कितना हो रहा था, तो मैं बताया था 4PL पाई E D1 D2 दोनों का मल्टीप्लीकेशन, इतना इलोंगेट होता था, ठीक है। वही सेम कंडीशन है यहाँ पे, जब कंप्रेसिव फोर्स लग रहा है तो ये कितना कंप्रेस कर रहा होगा बार को, ठीक है। जैसे यहाँ पे हमने टैपर्ड में पढ़ा था दोनों इलोंगेटिव फोर्स लग रहा है, इतना इलोंगेट हो रहा है, तो वही सेम केस है। यहाँ पे क्या हो रहा है,
जो है कंप्रेसिव फोर्स लग रहा है आर, तो ये कितना कंप्रेस कर रहा होगा, तो अमाउंट ऑफ कंप्रेशन इक्वल टू आर एल इंटू 4, ठीक है, पाई ई d1 d2, इतना ही कंप्रेस कर रहा होगा। चीजें समझ पा रही चीजों को? तो बिकॉज ऑफ दिस टू रिएक्शंस ये कितना कंप्रेस होगा, तो ये हमने ऑलरेडी टेपर्ड बार में ये फॉर्मूला ड्राइव कर चुके हैं। जब दो रिएक्शंस लगता है तो कितना वो कंप्रेस होता है या इलोंगेट होता है, तो वो ये फॉर्मूला होता है। तो वही चीजें मैं यहाँ पे भी लिखा हूँ, यहाँ पे दो रिएक्शंस लग रहा है कंप्रेसिव, तो ये कितना कंप्रेस कर रहा है, दिस इज द अमाउंट ऑफ कंप्रेशन बिकॉज ऑफ द रिएक्शंस, अमाउंट ऑफ कंप्रेशन because of reactions, because of reactions, okay, this amount of compression, ये जितना कंप्रेस कर रहा है वो ये बार जितना इलोंगेट करने का ट्राई कर रहा होगा ये उतना ही कंप्रेस कर रहा होगा, ठीक है। सो डेल्टा एल, दिस डेल्टा एल मस्ट बी इक्वल टू दिस, समझ पा रहे, तभी ये जो है ओरिजिनल पोजीशन मेंटेन है बार, नहीं तो इलोंगेट हुआ नहीं कंप्रेस हुआ, तो ये अपनी जगह पे बना हुआ है। दैट मीन्स the meaning is this delta L, you can say this is equation 1 and this is equation 2, ठीक है। तो delta L must be equal to delta L, okay, that means L naught alpha delta T that must be equal to R L naught 4 by pi E d1 d2, okay। तो यहाँ से आप देख सकते हैं एल नोट कैंसल आउट हो गया, तो बचा क्या हमारा आर का वैल्यू जब निकाल रहे हैं तो क्या आ रहा है, द वैल्यू ऑफ आर व्हाट एवर यू आर गेटिंग दैट इज अल्फा डेल्टा टी इंटू ई d1 d2 डिवाइडेड बाय 4, दिस इज द वैल्यू ऑफ आर यू आर गेटिंग, ठीक है। नाउ दिस reaction is depend upon the d1 and d2, okay, this reaction is depend upon d1 and d2, okay, समझ पा रही चीजों को? अब यहां से देखते हैं आगे। नाउ लेट्स सी, तो अपने को पता चला ये दोनों रिएक्शंस का वैल्यू क्या होगा वो अपने को पता चला है, ठीक है। तो अब जो है अपन स्ट्रेस देखते हैं, ए पे स्ट्रेस कितना होगा, ठीक है, यहाँ पे स्ट्रेस कितना होता है, स्ट्रेस एट ए, तो ए लोकेशन पे जब स्ट्रेस निकालेंगे तो वहां पे फोर्स कितना लग रहा है आर, और वहां का एरिया क्या है पाई बाय 4 इंटू d1 स्क्वायर, ये है एरिया, ठीक है। तो यहां से हमें आर का वैल्यू तो ऑलरेडी पता चल चुका है, दैट इज अल्फा डेल्टा टी ई d1 d2 डिवाइडेड बाय 4 इंटू पाई बाय 4 इंटू d1 स्क्वायर, ओके। तो यहां से आप देख सकते हैं, तो वैल्यू क्या मिल रहा है अपने को, वैल्यू अपने को क्या मिल रहा है, ठीक है। यहाँ पे एक पाई छूटा हुआ है, तो हियर वी कैन से एक पाई मल्टीप्लाई कर देते हैं, यहाँ से जब मल्टीप्लाई हुआ तो एल नोट एंड एल नोट कैंसल आउट हुआ, तो एल अल्फा डेल्टा टी पाई अल्फा डेल्टा टी पाई छूटा हुआ था पाई d1 d2, ओके। सो हियर पाई भी होगा, ओके। नाउ तो स्ट्रेस एट ए पे कितना वैल्यू आया अपन देख लेते हैं, तो वो जो आया ये 4 से 4 कैंसिल हो गया, पाई से पाई कैंसिल हो गया, d1 स्क्वायर से d1 एक कैंसिल हो गया, तो बचा अपना अल्फा डेल्टा टी ई d2 बाय d1, ठीक है। तो यहाँ से देख सकते हैं जो स्ट्रेस का वैल्यू है वो डायमीटर के ऊपर डिपेंड कर रहा है, दैट मीन्स स्ट्रेस एट ए इक्वल टू अल्फा डेल्टा टी ई d2 बाय d1, ओके। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं कॉन्सेप्ट को, ओके। तो देखते हैं स्ट्रेस एट बी पे कितना स्ट्रेस जनरेट होगा, स्ट्रेस जो है बी पे कितना जनरेट होगा, स्ट्रेस एट बी, तो बी पे फोर्स कितना लग रहा है, वही आर लग रहा है फोर्स, यहाँ पे भी आर, रिएक्शन तो सेम ही है, बी पे रिएक्शन तो सेम ही लगेगा। तो स्ट्रेस एट बी का यदि बात करें, स्ट्रेस एट बी, तो बी पे स्ट्रेस कितना होगा आर डिवाइडेड बाय द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एट बी, तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बी पे कितना है पाई बाय 4 इंटू d2 स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से देख सकते हैं ए पे जब स्ट्रेस निकाला तो पाई बाय 4 इंटू d1 स्क्वायर किया, और बी पे जब निकाला है पाई बाय 4 इंटू d2 स्क्वायर कर रहे, दैट मीन्स स्ट्रेस जो है डिफरेंट है। इन केस ऑफ नॉन प्रिज्मेटिक बार स्ट्रेस ए पे डिफरेंट है, बी पे डिफरेंट आ रहा है,
ठीक है। और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये क्या आएगा वैल्यू, अल्फा डेल्टा टी ई, ठीक है, ये आ जाएगा आपका d1 डिवाइडेड बाय d2, ठीक है। दिस इज द वैल्यू ऑफ स्ट्रेस यू विल गेट, ओके। तो d1 डिवाइडेड बाय d2 जो है आपका यहाँ पे आ जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं स्ट्रेस का वैल्यू जो है, स्ट्रेस का वैल्यू वो डायमीटर के ऊपर डिपेंड कर रहा है, मतलब वैरी हो रहा है। स्ट्रेस इज थर्मल स्ट्रेस इन केस ऑफ नॉन प्रिज्मेटिक बार इज डिपेंड्स अपॉन द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो हम बोल सकते हैं थर्मल स्ट्रेस जो है, थर्मल स्ट्रेस जो है इन केस ऑफ नॉन प्रिज्मेटिक बार, thermal stress, you can write down thermal stress in case of non-prismatic bar, non-prismatic bar depends upon area of cross section, ठीक है, depends upon area of cross section, area of cross section, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे हमें रिएक्शंस का वैल्यू तो सेम है, दोनों रिएक्शन सेम है, बट जो भी एरिया से हम डिवाइड करेंगे उससे करस्पॉन्डिंग स्ट्रेस मिलेगा। यहाँ का एरिया कम है, यहाँ पे स्ट्रेस है कम, यहाँ का स्ट्रेस जो है ज्यादा होगा। जैसे जैसे हम आगे चलते जाएंगे स्ट्रेस का वैल्यू इंक्रीज होता चला जाएगा, तो स्ट्रेस का वैल्यू डिक्रीज होता जाएगा क्योंकि एरिया बढ़ रहा है, ठीक है। तो यहाँ से हम एक और चीजें बोल सकते हैं, जो यू कैन से दैट यहाँ पे हम बोल सकते हैं जो स्ट्रेस एट ए का पे जो स्ट्रेस है, ये स्ट्रेस एट ए, स्ट्रेस एट बी, इन दोनों के बीच का जो वेरिएशन होगा वो वेरी हो रहा है। इन दोनों के बीच में जो स्ट्रेस जो है, स्ट्रेस जो है वो वेरी हो रहा है। दैट मीन्स सिग्मा ए ग्रेटर है, सिग्मा बी कम होगा क्योंकि एरिया यहाँ पे कम है, बिकॉज हियर एरिया इज लेस। यहाँ पे एरिया ज्यादा है और यहाँ पे एरिया कम है, तो स्ट्रेस का वैल्यू यहाँ पे एरिया कम है तो ज्यादा होगा और यहाँ पे एरिया ज्यादा है तो कम होगा, ठीक है। तो स्ट्रेस जो है वेरी होता जा रहा है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन से, क्योंकि रिएक्शन सेम है, रिएक्शन सेम है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो है यहाँ से इंक्रीज होता जा रहा है, इंक्रीज होता जा रहा है। दैट मीन्स स्ट्रेस जो है डिक्रीज होता जा रहा होगा। समझ पा रहे चीजों को? सो इन केस ऑफ नॉन प्रिज्मेटिक बार थर्मल स्ट्रेस इज डिपेंड्स अपॉन द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ये कॉन्सेप्ट याद रखना। बट प्रिज्मेटिक बार में थर्मल स्ट्रेस क्या था, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे डिपेंड नहीं करता था, ओके। तो यहाँ से एक तो क्वेश्चन ये बनता है रिएक्शन कितना डेवलप होगा। सो दिस इज द वन ऑफ द क्वेश्चन टाइप। क्वेश्चन वन एक तो ये बनता है रिएक्शन कितना डेवलप होगा इन केस ऑफ नॉन प्रिज्मेटिक बार। सो यू कैन अल्फा डेल्टा टी इंटू ई π/4 d1 d2, ठीक है। समझ पा रहे चीजों को? इसको सिंपल तरीका याद रखने का, हमें क्या निकालना है, रिएक्शंस जब निकालना है, रिएक्शंस कितना डेवलप होगा दोनों एंड पे, रिएक्शंस कितना डेवलप होगा। तो हम क्या करते हैं स्ट्रेस का, स्ट्रेस क्या लिखते हैं, अल्फा डेल्टा टी इंटू ई, दिस इज द स्ट्रेस। अब इसको एरिया से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो एरिया से हम क्या करते हैं π/4 इंटू d1 d2 कर रहे हैं क्योंकि टैपर्ड बार है, ठीक है। तो ये हमें रिएक्शंस मिल जाता है यहाँ पे, दिस इज द रिएक्शंस, ठीक है। वंस यू गॉट द रिएक्शन, वंस यू गॉट द रिएक्शन, एक बार अपने को रिएक्शन मिल गया उसके बाद एरिया से डिवाइड करते जाइए तो उस लोकेशन पे आपको स्ट्रेस मिलता चला जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे ए पे स्ट्रेस निकालना था तो हमने ए के एरिया से डिवाइड किया, स्ट्रेस मिल गया। बी पे निकालना था तो बी के एरिया से डिवाइड किया उस रिएक्शंस को, ठीक है। तो ये वैल्यू मिल रहा था, तो आपको स्ट्रेस भी पूछ सकता है। दिस इज द क्वेश्चन 2, ठीक है। दिस इज क्वेश्चन 3। तो आपसे स्ट्रेस पूछेगा ए पे कितना स्ट्रेस होगा, बी पे कितना स्ट्रेस होगा, इस तरह से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ओके। दिस कॉन्सेप्ट इज क्लियर? चलिए फाइन। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे मैं पूरा का पूरा प्रिज्मेटिक एंड नॉन प्रिज्मेटिक बार का समरी में लिख दिया हूँ। तो इनकेस ऑफ प्रिज्मेटिक बार एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कांस्टेंट होता है, इनकेस ऑफ नॉन प्रिज्मेटिक बार एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन वेरी होता है। तो यहाँ पे प्रिज्मेटिक बार है, दोनों साइड से फिक्स किया हुआ है, ठीक है। तो जब दोनों साइड से फिक्स किया हुआ, यहाँ पे भी नॉन प्रिज्मेटिक बार है, दोनों साइड से फिक्स किया हुआ। जैसे ही दोनों साइड से फिक्स किया हुआ है तो ये बार में जो डेल्टा टी टेम्परेचर चेंज हुआ, डेल्टा टी जो है टेम्परेचर चेंज हुआ दोनों बार में, दोनों जो बार है उसमें डेल्टा टी डिग्री जो है टेम्परेचर राइज हुआ, टेम्परेचर रेज हुआ, ठीक है। इसमें भी और इसमें भी डेल्टा टी डिग्री टेम्परेचर राइज हुआ है, टेम्परेचर राइज हुआ, ठीक है। तो डेल्टा टी डिग्री जब टेम्परेचर राइज हुआ तो दोनों बार जो इलोंगेट करने का ट्राई किया, कितना इलोंगेट करने का ट्राई किया, ये एल नोट अल्फा डेल्टा टी, और ये भी सेम अमाउंट वही एल नोट अल्फा डेल्टा टी, इतना इलोंगेट होने का ट्राई किया, इलोंगेशन, ठीक है।
बट ये दोनों साइड से फिक्स किया हुआ था, दोनों बार जो है प्रिज्मेटिक एज वेल एज नॉन प्रिज्मेटिक दोनों साइड से फिक्स किया हुआ, तो ये मतलब इलोंगेट नहीं हो पाएगा, दैट मीन्स इसके ऊपर कोई रिएक्शन लगेगा, तो ये जो है रिएक्शन लग रहा था, दोनों साइड से रिएक्शन लगा है, यहाँ पे भी ये इलोंगेट नहीं हुआ, दैट मीन्स दोनों साइड से कोई रजिस्ट करने वाला है, एक रिएक्शन लग रहा है, तो आर आर, अब दोनों रिएक्शन का वैल्यू, ये जो आर आर का वैल्यू दोनों साइड में सेम होगा, तो ये आर का वैल्यू जो है, ये दोनों साइड में जो रिएक्शन आ रहा है, तो वो बिकॉज ऑफ द रिएक्शन ये कितना कंप्रेशन हो रहा है, आर एल बाई ए, पी एल बाई ए, इतना कंप्रेशन, तो यहाँ पे क्या दोनों साइड से फिक्स है, तो ये जितना कंप्रेस कर रहा होगा और थर्मल के कारण जितना इलोंगेट हो रहा होगा वो दोनों बराबर होगा, तभी जाके इसमें नहीं तो इलोंगेशन होगा नहीं कंप्रेशन होगा, तो दिस इज द इलोंगेशन ड्यू टू द थर्मल स्ट्रेस, दिस इज द कंप्रेशन ड्यू टू द रिएक्शंस, तो बोथ विल बी द इक्वल, तो दोनों को मैंने इक्वेट किया, एल नोट अल्फा डेल्टा टी एंड आर एल नोट ए, तो यहाँ से अपने को रिएक्शन पता चला इनके सब प्रिज्मेटिक बार, तो प्रिज्मेटिक बार में जो रिएक्शन पता चला दोनों एंड का, तो वो है अल्फा डेल्टा टी इंटू ई, ये होता है स्ट्रेस मल्टीप्लाई बाय एरिया, एरिया क्या है कांस्टेंट है, यहाँ पे देख सकते हैं एरिया जो है पूरे में कांस्टेंट है पाई बाय 4 ds पर, ठीक है, तो ये अपने को रिएक्शन मिल गया, ठीक है, तो अपने को एक बार जब रिएक्शन मिल गया यहाँ पे, ठीक है, इनके सब प्रिज्मेटिक बार, उसी तरह से जब हम नॉन प्रिज्मेटिक बार में देखें तो यहाँ पे इलोंगेट कितना है होने का टेंडेंसी ड्यू टू टेम्परेचर, एल नोट अल्फा डेल्टा टी, दिस इज द इलोंगेशन, ओके, इतना इलोंगेट होने का टेंडेंसी है, बट दोनों साइड से फिक्स किया हुआ था तो रिएक्शन आया, तो जब हमें पता है टेपर्ड बार में जब दोनों साइड से फोर्स लगता है पीपी फोर्स, तो उसमें इलोंगेशन या कंप्रेशन कितना होगा 4pl बाई पा ई d1 d2, ठीक ठीक है, तो ये सर्कुलर टेपर्ड बार में भी ये फॉर्मूला ड्राइव करवाया था, 4 यहाँ पे दोनों साइड से रिएक्शन R लग रहा है, तो 4RL पाई ई d1 d2, दिस इज द कंप्रेशन बिकॉज ऑफ दिस रिएक्शंस, ठीक है, तो ये जो है इलोंगेशन हो रहा है थर्मल स्ट्रेस के कारण, अनकंप्रेशन हो रहा है रिएक्शन के कारण, तो ये दोनों बराबर होगा, इलोंगेशन एंड कंप्रेशन दोनों बराबर होगा, तभी जाके जो है ये फिक्स किया हुआ है, इसलिए ये दोनों बराबर होगा, जब दोनों साइड से फिक्स किया हुआ है दैट मीन्स नहीं तो ये इलोंगेट होगा नहीं कंप्रेस होगा, दैट मीन्स जितना इलोंगेशन होने का टेंडेंसी है उतना ही कंप्रेस कर रहा होगा, ठीक है, तो दोनों को बराबर कर दिया मैंने, तो वहां से मैंने रिएक्शंस निकाला, ये रिएक्शंस का वैल्यू क्या है, आर का वैल्यू क्या है, तो आर का वैल्यू यहाँ पे हमें दोनों को इक्वेट करने के बाद आर का एक्सप्रेशन मिल गया अल्फा डेल्टा टी इंटू ई, दिस इज द स्ट्रेस मल्टीप्लाई बाय पाई बाय 4 इंटू d1 d2, ठीक है, पाई बाय 4 इंटू d1 d2, दिस इज द हमें क्या पता चल गया, रिएक्शंस पता चल गया इनके सब नॉन प्रिज्मेटिक बार, जैसे यहाँ पे रिएक्शंस क्या था अल्फा डेल्टा टी इंटू ई, अल्फा डेल्टा टी ई इंटू ए, यहाँ पे रिएक्शन क्या है अल्फा डेल्टा टी ई इंटू पाई बाय 4 d1 d2, यहाँ पे क्या है ए है, यहाँ पे क्या पाई बाय 4 d1 d2 है, ओके, चलिए नेक्स्ट प्रिज्मेटिक बार में हमें एक बार जब रिएक्शंस मिल गया, दोनों साइड पे रिएक्शंस मिल गया, तो हमने स्ट्रेस निकाला, ए पे स्ट्रेस क्या है, यहाँ का स्ट्रेस कितना डेवलप होगा, तो हमें पता चला यहाँ पे रिएक्शन कितना फोर्स पता चल गया, उसको हमने एरिया से डिवाइड किया, जैसे ही इस वाले एक्सप्रेशन को मैंने एरिया से डिवाइड किया तो एरिया एरिया कैंसल आउट हो गया, ऊपर नीचे बचा क्या अल्फा डेल्टा टी इंटू ई, अब ये एक्सप्रेशन आप देख सकते हैं इसमें एरिया नहीं है, तो ये दैट मीन्स थर्मल स्ट्रेस जो एरिया से इंडिपेंडेंट है, इसमें एरिया है ही नहीं, उसी तरह से बी का देखें, बी का स्ट्रेस, बी पे कितना स्ट्रेस डेवलप होगा, तो आर तो वही सेम है आर, और एरिया से डिवाइड करेंगे इसको तो वही सेम वैल्यू आया, ठीक है, तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं इन थर्मल स्ट्रेस इज इंडिपेंडेंट ऑफ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इन केस ऑफ प्रिज्मेटिक बार में इंडिपेंडेंट है, ठीक है, वही जब यहाँ पे देख रहे हैं हम नॉन प्रिज्मेटिक बार में, नॉन प्रिज्मेटिक बार में हमने रिएक्शंस निकाला, ये रिएक्शंस का वैल्यू है, अब हमने स्ट्रेस निकाला ए पे, ठीक है, अब अपने को एक चीज समझ आ रहा है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये दोनों ये रिएक्शंस का हमें वैल्यू पता चल गया, अब जिस एरिया से डिवाइड करेंगे उससे करस्पॉन्डिंग स्ट्रेस मिलता जाएगा, जो भी एरिया से डिवाइड करेंगे, ठीक है, और यहाँ पे एरिया जो है वो चेंज हो रहा है, एरिया कांस्टेंट नहीं है, तो जैसे हमने ए वाले पॉइंट पे स्ट्रेस निकाला, ये ए है ये बी है, तो ए पे स्ट्रेस कितना हुआ, तो हमने ये रिएक्शंस लिया, रिएक्शन का जो वैल्यू निकला डिवाइडेड बाय दिस एरिया पाई बाय 4 इंटू d1 स्क्वायर, ठीक है, तो यहाँ पे जब इस एरिया से डिवाइड किया तो हमें स्ट्रेस पता चला अल्फा डेल्टा टी इंटू ई मल्टीप्लाई बाय d2 बाई d1, ठीक है, दिस इज द स्ट्रेस एट ए, उसी तरह से हम बी पे स्ट्रेस निकाला, तो हमने रिएक्शंस आर को ये वाला वैल्यू को हमने यहाँ के एरिया से डिवाइड किया, यहाँ का जो एरिया होगा पाई बाय 4 इंटू d2 स्क्वायर, तो डिवाइड किया तो हमें क्या स्ट्रेस पता चला अल्फा डेल्टा टी इंटू ई d1 बाई d2, ठीक है, तो मतलब यहाँ पे जो है इनके सब नॉन प्रिज्मेटिक बार जो स्ट्रेस है थर्मल स्ट्रेस जो है वो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे डिपेंड कर रहा है, क्योंकि यहाँ का एरिया क्रॉस सेक्शन डिफरेंट है, यहाँ का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन डिफरेंट है, तो थर्मल स्ट्रेस यहाँ पे डिफरेंट होगा, 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 क्योंकि फोर्स सेम है,
फोर्स तो सेम लग रहा है, ठीक है, बट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन चेंज हो रहा है। फाइन, दैट मीन्स हम यहाँ पे बोल सकते हैं इट डिपेंड्स अपॉन द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, दैट इज D1 एंड D2। देख सकते हैं यहाँ पे D1 एंड D2 भी है, इस फॉर्मूले में D1 D2 आ रहा है, दैट मीन्स एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे डिपेंड कर रहा है। तो फाइनल कंक्लूजन लिख सकते हैं, फाइनल कंक्लूजन में हम बोल सकते हैं थर्मल स्ट्रेस इज डिपेंड्स अपॉन द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इन केस ऑफ नॉन प्रिज्मेटिक बार। ठीक है, तो यहाँ से क्वेश्चन बनता है, अच्छे से इसको समझ लेना, नोट्स बना लेना। ओके, नाउ नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं इसमें। ओके, लेट अस सी दिस कॉन्सेप्ट। देयर इज ए बार, ये एक बार है जो कि एंड में स्प्रिंग से जुड़ा हुआ है, एक एंड स्प्रिंग से जुड़ा हुआ, दूसरा एंड फिक्स किया हुआ है। ओके, एक एंड स्प्रिंग से जुड़ा हुआ, दूसरा एंड फिक्स किया हुआ। फाइन, अब सपोज इस बार में डेल्टा टी डिग्री टेम्परेचर राइज हुआ, ये जो बार है इसमें डेल्टा टी टेम्परेचर राइज हुआ। जैसे ही टेम्परेचर राइज होगा तो क्या होगा, ये जो बार है, ये बार वो ट्राई करेगा एक्सपेंड होने का, वो इतना एक्सपेंड होने का ट्राई करेगा। दैट मीन्स दे आर ट्राइंग टू एक्सपेंड बाय एन अमाउंट ऑफ एल नोट अल्फा डेल्टा टी, इतना एक्सपेंड होने का ट्राई करेगा, ट्राई टू एक्सपेंड। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं यहाँ तक। बट क्योंकि ये जो एक्सपेंड होगा तो स्प्रिंग क्या होगा, कंप्रेस होगा। जैसे ये एक्सपेंड होगा तो स्प्रिंग क्या होगा, कंप्रेस हो जाएगा। ठीक है, मतलब स्प्रिंग कंप्रेस होगा। तो हो क्या रहा है यहाँ पे, यदि डायग्राम बनाए अलग से जब डायग्राम बनाए तो ये जो बार है, ओके, तो ये जब एक्सपेंड होगा, जब ये एक्सपेंड होगा तो स्प्रिंग को ये कंप्रेस कर देगा, स्प्रिंग को कंप्रेस करेगा। दैट मीन्स स्प्रिंग के ऊपर ये एक फोर्स लगाएगा F, तभी स्प्रिंग कंप्रेस होगा। अब स्प्रिंग के ऊपर जब ये फोर्स लगाएगा तो स्प्रिंग भी इसके ऊपर फोर्स लगाएगा F। समझ पा रहे चीजों को? तो जब ये बार एक्सपेंड होगा तो ये स्प्रिंग के ऊपर फोर्स लगाएगा और उसको कंप्रेस करेगा। जब ये स्प्रिंग के ऊपर फोर्स लगाएगा तो स्प्रिंग भी इसके ऊपर फोर्स लगाएगा। फाइन, स्प्रिंग भी इसके ऊपर फोर्स लगाएगा। तो अब देखिए यहाँ पे, अब यहाँ पे देखते हैं, तो ये बार जो था बिकॉज ऑफ द टेम्परेचर ये कितना इलोंगेट होने का ट्राई कर रहा था, बिकॉज ऑफ द टेम्परेचर ये इतना इलोंगेट होने का ट्राई कर रहा था। ठीक है, बिकॉज ऑफ द टेम्परेचर ये इतना एक्सपेंड होने का ट्राई कर रहा है, बट ड्यू टू F, जो स्प्रिंग भी इसके ऊपर फोर्स लगा रहा है तो ये इसको थोड़ा कंप्रेस करेगा। ड्यू टू F, अमाउंट ऑफ कंप्रेशन इक्वल टू F L by A, इतना ये कंप्रेस कर देगा। तो नेट इलोंगेशन कितना होगा बार में, नेट इलोंगेशन इन बार, नेट इलोंगेशन कितना होगा फिर, डेल्टा नेट। तो ये जितना इलोंगेट होने का ट्राई कर रहा है एल नोट अल्फा डेल्टा टी माइनस जो F लगा, ये स्प्रिंग लगाया, वो इसको कुछ कंप्रेस कर दिया, F L by A। दिस इज द नेट इलोंगेशन ऑफ द बार। तो सपोज नेट इलोंगेशन कुछ, लेट अस सी, जो नेट इलोंगेशन है वो इतना हुआ है, दिस इज द डेल्टा नेट। ठीक है, और स्प्रिंग जो है इतना इलोंगेट होने का ट्राई कर रहा था। फाइन, तो नेट इलोंगेशन जितना हुआ है उतना ही अमाउंट स्प्रिंग भी कंप्रेस हुआ होगा। स्प्रिंग कितना कंप्रेस हुआ होगा, जितना बार इलोंगेट हुआ होगा। क्लियर है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। फाइन, तो दिस इज द नेट इलोंगेशन इन द बार। तो नेट कंप्रेशन इन द स्प्रिंग कितना होगा, सेम, नेट कंप्रेशन इन स्प्रिंग, इसका वैल्यू कितना होगा, वही सेम वैल्यू। ठीक है, नेट कंप्रेशन इन द स्प्रिंग, यहां से देखें हमें पता है F डिवाइडेड बाय K, इतना कंप्रेस हुआ होगा क्योंकि F फोर्स लगा था स्प्रिंग पे। तो नेट कंप्रेशन कितना हुआ स्प्रिंग में, F by K।
ठीक है। तो स्प्रिंग में जितना कंप्रेशन होगा उतना ही ये बार इलोंगेट किया होगा। दैट मीन्स यहाँ से देख सकते हैं ये बार जितना इलोंगेट किया, फाइनल नेट इलोंगेशन जितना हुआ उतना ही स्प्रिंग जो है कंप्रेस हो गया होगा। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे एक पॉइंट लिख सकते हैं, नेट इलोंगेशन इन बार इक्वल टू नेट कंप्रेशन इन स्प्रिंग, कंप्रेशन इन स्प्रिंग, ठीक है। तो नेट इलोंगेशन इन द बार कितना हुआ है, एल नोट अल्फा डेल्टा टी माइनस एफ एल बाय ए दैट इज इक्वल टू एफ बाय के, ठीक है। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए, तो यहाँ से इस एक्सप्रेशन से जब हम f का वैल्यू निकाले, f का वैल्यू जब यहाँ से हम निकालेंगे f का वैल्यू, तो ये f का जो वैल्यू आएगा यहाँ से वो आपका आ जाएगा एल अल्फा डेल्टा टी डिवाइडेड बाय 1 by k plus L by A. This is the value of F you will get. This is the force developed in the bar, or you can say this is the force in the spring. ठीक है, इतना फोर्स डेवलप हुआ, ये F का जो वैल्यू है, कितना फोर्स लगाया ये स्प्रिंग के ऊपर कितना लगा और स्प्रिंग कितना लगाया वो ये वैल्यू है, ठीक है। तो अपने को फोर्स पता चल गया बार में कितना डेवलप हो रहा है। तो हम स्ट्रेस निकाल सकते हैं, स्ट्रेस इन बार, तो स्ट्रेस इन अ बार नथिंग बट इक्वल टू F डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ बार, ठीक है। तो यहाँ से अपने को पता चल जाएगा स्ट्रेस का वैल्यू, तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द बार। तो हम यदि डिवाइड कर दें तो कितना आएगा, यहाँ से आप देख सकते हैं डिवाइड करके तो वैल्यू कितना आएगा। तो यहाँ पे जब डिवाइड कर दिया जाए F डिवाइडेड बाय A, तो हम इसको सिंप्लीफाई करके लिख देते हैं, यहाँ पे देख लीजिए, दैट इज L अल्फा डेल्टा टी डिवाइडेड बाय A से डिवाइड कर रहे हैं, तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ A बाई के प्लस यहाँ पे हो गया A L बाई ई, तो L बाई ई बचा है, ओके। नाउ जब L ऊपर नीचे कॉमन ले लिया जाए, यहाँ से मैं L जो है कॉमन ले लेते हैं, या यहाँ पे अभी थोड़ा सा रीअरेंज कर दीजिए, ठीक है। रीअरेंज करने के बाद यहाँ से जो है L मैं कॉमन ले लेता हूँ, तो ये बन जाएगा अल्फा डेल्टा टी, ठीक है। L कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा A बाय के एल प्लस ई, ठीक है। और इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करने के बाद देखते हैं क्या आएगा। तो इसको यदि फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको जो स्ट्रेस का वैल्यू है, स्ट्रेस इन द बार, थर्मल स्ट्रेस इन बार कितना यहाँ पे डेवलप हो रहा है वो पता चल जाएगा। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ अल्फा डेल्टा टी डिवाइडेड बाय ए बाय के एल प्लस ई, ठीक है। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे ई से ऊपर में मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, ई से डिवाइड कर देता हूँ। तो अल्फा डेल्टा टी इंटू ई से मल्टीप्लाई किया और ई से डिवाइड कर दूंगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ए ई बाय के एल प्लस 1। तो हम यहाँ पे इसको ऐसे लिख सकते हैं अल्फा डेल्टा टी ई 1 प्लस ए ई बाय एल डिवाइडेड बाय के, ठीक है। तो यहाँ से मैं इस फॉर्म में इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे एक लॉजिक है लिखने का, देखिए क्या है। यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ अल्फा डेल्टा टी इंटू ई डिवाइडेड बाय 1 प्लस, मैं बताया था लास्ट वीडियो में ए बाय एल को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं एक्सियल स्टिफनेस, एक्सियल स्टिफनेस। लास्ट वीडियो आप देख लीजिए, उसमें मिल जाएगा। और के को क्या बोलते हैं, स्टिफनेस ऑफ स्प्रिंग, और बोल सकते हैं हम स्प्रिंग स्टिफनेस। सो दिस इज द स्ट्रेस ड्यू टू टेम्परेचर इन द बार। तो बार में कितना स्ट्रेस डेवलप होगा ये अपने को यहाँ से इस एक्सप्रेशन से पता चल जाएगा, ओके। चलिए, थैंक यू। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, ओके। सो मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर। तब तक के लिए सी यू, बाय, टेक केयर। और ये वीडियो आप जो है अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए, इसको लाइक कीजिए, ठीक है। और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आगे जो है
और अच्छे अच्छे वीडियो जो है इसी को कंटिन्यू करते रहें और बाकी सारे सब्जेक्ट का भी वीडियो आपके पास बना के लाएं। और कुछ भी डाउट हो इसमें तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, तो मैं आपको जो है डिटेल में नेक्स्ट वीडियो में आपको समझाने का ट्राई करेंगे। ओके, सी यू, बाय।